जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए नजर डाल लेते हैं आज के प्रमुख डिफेंस अपडेट्स पे। भारतीय सेना अपने पुराने एयर डिफेंस गनों, खासकर बोफोर्स L-70 और ZU-23-2 को बदलकर नई पीढ़ी की एयर डिफेंस गन सिस्टम लाने की तैयारी कर रही है। सेना लगभग 2000 पुरानी गन्स को चरणबद्ध तरीके से हटाएगी और शुरुआत में तकरीबन 220 आधुनिक जो गन्स हैं जो कि टो की जा सकती हैं, उनको खरीदा जाएगा। ये नया एडवांस गन सिस्टम भारत की अपनी जो मल्टी लेयर डिफेंस नेटवर्क कैपेबिलिटी है, उसका एक अहम हिस्सा होगा। ये ड्रोन, लोइटरिंग म्यूनिशन और जो क्रूज मिसाइल्स जैसे खतरे हैं, उनसे निपटने के लिए इस्तेमाल होगा। इसका ट्रायल प्रक्रिया जारी है और बड़े जो परीक्षण है वो जुलाई 2026 के आसपास होने की उम्मीद है। हाल के युद्धों में और हमने जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उसमें देखा है कि इस प्रकार की गन्स की उपयोगिता काफ़ी ज़्यादा होती है, और इनफैक्ट हमने ऑपरेशन सिंदूर में भी देखा था कि इन गन्स ने पाकिस्तान के बहुत सारे ड्रोन्स को न्यूट्रलाइज किया था। बड़ी बड़ी अपडेट आ रही है टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड से, यानी TASL से। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने गुजरात के वडोदरा स्थित अपनी फाइनल असेंबली लाइन से पहला मेड इन इंडिया एयरबस C295 ट्रांसपोर्ट विमान रोल आउट कर दिया है। ये भारत के रक्षा और एरोस्पेस सेक्टर के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है, क्योंकि पहली बार किसी निजी भारतीय कंपनी ने देश में पूरी तरीके से जो सैन्य विमान असेंबली लाइन है वो स्थापित करी है और संचालित किया है। ये प्रोजेक्ट मेक इन इंडिया पहल के तहत भारत की स्वदेशी रक्षा निर्माण क्षमता को मजबूत करेगा। C295 डील की बात करें तो 2021 में भारत और एयरबस के बीच तकरीबन 21,000 करोड़ रुपए के बीच में ये डील साइन हुई थी। और यहाँ पर जो विमान है ये भारतीय वायुसेना के पुराने एवरो ट्रांसपोर्ट विमानों की जगह लेंगे। C295 का उपयोग सैनिकों और कार्गो के परिवहन, मेडिकल इवैक्यूएशन, डिजास्टर रिलीफ, मैरीटाइम पेट्रोल और स्पेशल ऑपरेशन सपोर्ट जैसे मिशंस में किया जाएगा। समझौते के तहत पहले 16 विमान सीधे स्पेन से आने थे और बाद में 40 विमानों का निर्माण भारत में वडोदरा प्लांट में किया जाना था, जहां से पहला विमान रोल आउट किया जा चुका है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, जिसको हम BHEL के नाम से जानते हैं, इन्होंने 40 मेगावाट क्षमता वाले मरीन गैस टरबाइन का सफल स्वदेशीकरण कर लिया है। पहले भारत इस इंजन तकनीक के लिए यूक्रेन की जोरिया कंपनी पर निर्भर था, और ये उपलब्धि भारतीय नौसेना के लिए एक बड़ी रणनीतिक सफलता के तौर पर मानी जा रही है। BHEL को गैस टरबाइन निर्माण में 30 वर्षों से अधिक का अनुभव है। कंपनी 10 मेगावाट से 300 मेगावाट तक के जो हैवी ड्यूटी गैस टरबाइन है वो बनाती रही है, और दुनिया भर में 230 से ज़्यादा जो इंस्टॉलेशन है वो कर चुकी है। अब 40 मेगावाट तक के जो मरीन गैस टरबाइन हैं वो पूरी तरीके से भारत में डिज़ाइन और निर्मित किए जा सकेंगे। टरबाइन के महत्वपूर्ण हिस्से जैसे कि कंप्रेसर, कंबस्टर, टरबाइन सेक्शन और गियर बॉक्स अब देश में ही बनाए जा रहे हैं। मरीन गैस टरबाइन बनाने के लिए हाई टेम्परेचर मटेरियल, ब्लेड डिज़ाइन और प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग जैसी उन्नत तकनीकों की ज़रूरत होती है, और ये इंजन भारतीय नौसेना के डिस्ट्रॉयर और फ्रिगेट जैसे जो युद्धपोत हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, और हमारी जो निर्भरता रही थी उसको काफ़ी हद तक हमने ख़त्म कर दिया है। भारत अब अपने रक्षा निर्यात को बढ़ाने के लिए लो इंटरेस्ट क्रेडिट लाइन, यानी सस्ती सरकारी फाइनेंसिंग मॉडल पर काम कर रहा है। इसके तहत अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया और मित्र देशों को 1 से 2% ब्याज पर जो 15 से 20 साल तक के आसान भुगतान सुविधाएं वो दी जाएगी, ताकि वो भारतीय हथियार और सैन्य सिस्टम्स को खरीद सके। मुख्य बात यहाँ पर यह है कि भारत क्रेडिट डिप्लोमेसी मॉडल अपना रहा है, जिससे देशों को बिना भारी आर्थिक दबाव के भारत के रक्षा उपकरण खरीदने में मदद मिलेगी। इस योजना से ब्रह्मोस मिसाइल, पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, तेजस फाइटर जेट और ALS ध्रुव हेलीकॉप्टर जैसे प्लेटफॉर्म इसमें शामिल किए गए हैं। सरकार गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील्स को बढ़ावा दे रही है, जिससे खरीद प्रक्रिया तेज आसान होगी। वियतनाम को $500 मिलियन की जो क्रेडिट लाइन है वो दी गई है, जबकि मॉरिशस को तकरीबन $100 मिलियन की जो सहायता है वो मिली है। आर्मेनिया ने भारत से पिनाका और AT-AGS सिस्टम खरीदे हैं, जबकि फिलीपींस ने ब्रह्मोस मिसाइल डील के लिए इसी मॉडल का इस्तेमाल किया। अफ्रीकी देशों के लिए भारत लगभग $2 बिलियन की रक्षा क्रेडिट सुविधा दे चुका है। भारत का लक्ष्य 2028-29 तक 50,000 करोड़ रुपए, यानी तकरीबन $6 बिलियन के वार्षिक रक्षा निर्यात को हासिल करना है। बेंगलुरु के SSS डिफेंस ने उत्तर प्रदेश पुलिस को तकरीबन 2000 स्वदेशी M72 जो कि 5.56 × 45 mm की कार्बाइंस हैं, इनकी डिलीवरी पूरी कर दी है। यह भारत के छोटे हथियार के स्वदेशी निर्माण और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। M72 कार्बाइन हल्की, मॉड्यूलर और नेटो स्टैंडर्ड 5.56 × 45 mm कैलिबर वाली राइफल है, जिसे खास तौर पर क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट, शहरी ऑपरेशन और जो काउंटर टेरर मिशन है उनके लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें छोटा बैरल, फोल्डिंग स्टॉक और आधुनिक एर्गोनॉमिक फीचर्स दिए गए हैं, जिससे तंग जगहों में भी इसे आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है।
ये हथियार विभिन्न ऑप्टिकल सप्रेसर और टैक्टिकल एक्सेसरीज के साथ पूरी तरीके से अनुकूल है और ट्रिपल एस डिफेंस का कहना है कि M72 की विश्वसनीयता और कॉम्पैक्ट डिजाइन के कारण यह पुलिस और अर्धसैनिक बलों के बीच में बहुत तेजी से लोकप्रिय हो रही है। कंपनी पहले भी पंजाब पुलिस समेत कई राज्यों को हथियार सप्लाई कर चुकी है और इस डिलीवरी को भारत के रक्षा इंडस्ट्री और सुरक्षा बलों के बीच मजबूत साझेदारी का एक प्रतीक माना जा रहा है। उधमपुर जिला प्रशासन ने भारतीय सेना की नई कैमोफ्लेज यूनिफॉर्म की अनाधिकृत बिक्री पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है। ये फैसला सेना की वर्दी के दुरुपयोग और फर्जी तरीके से सेना कर्मियों की पहचान अपनाने की घटनाओं को रोकने के लिए किया गया है। प्रशासन के अनुसार कुछ असामाजिक तत्व सेना जैसी वर्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे सुरक्षा संबंधी खतरे बढ़ सकते हैं। उधमपुर में उत्तरी कमान सहित कई महत्वपूर्ण सैन्य प्रतिष्ठान मौजूद हैं, इसलिए इस मामले को बेहद संवेदनशील माना गया है। जिला मजिस्ट्रेट मिंगा शेरपा ने आदेश जारी करते हुए कहा कि अब कोई भी अनाधिकृत दुकान भारतीय सेना की नई डिजाइन वाली कैमोफ्लेज यूनिफॉर्म या कपड़े की बिक्री नहीं कर सकेगी। पुलिस और जो प्रवर्तन टीमों को सख्त निगरानी और नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। यहाँ पर माना जा रहा है कि इस समय जो पंजाब में घटनाएं बढ़ रही हैं, उसमें कहीं यूनिफॉर्म का दुरुपयोग करके जो फर्जी आइडेंटिटी है वो बनाने का काम ना किया जाए, या कहीं पर जो अटैक्स हैं वो ना हो पाए। इन चीज़ों को रोकने के लिए ये कदम काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ब्रिटिश कंपनी रोल्स रॉयस भारत में रक्षा, सिविल एविएशन और न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर में बड़ा विस्तार करने की योजना पर काम कर रही है। कंपनी खास तौर पर भारत के लिए अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमान इंजनों का सह विकास काम करना चाहती है। दरअसल रोल्स रॉयस ने भारत में 120 किलोटन फर्स्ट क्लास के इंजन को बनाने में अपनी इच्छा व्यक्त करी है और वो इस इंजन के लिए अलग अलग जो डेवलपमेंट प्रस्ताव है वो दे रही है। कंपनी भारत को पूर्ण ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी प्रदान कर रही है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स दे रही है। उन्होंने कहा कि ये इंजन न सिर्फ एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए होंगे, बल्कि तेजस मार्क 2 के लिए भी हम इंजन को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और ऐसा भारत के लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा। कंपनी भारतीय सेना, नौसेना, कोस्ट गार्ड के लिए इंजन मैन्युफैक्चरिंग का लोकलाइजेशन भी करना चाहती है। रोल्स रॉयस भारत में अपनी सप्लाई चेन और लोकल मैन्युफैक्चरिंग को तेजी से बढ़ाएगी और भारत में कंपनी द्वारा समर्पित जो वर्कफोर्स है वो 10,000 तक पहुंचने की संभावना है। कंपनी न्यूक्लियर एनर्जी और पावर इंफ्रास्ट्रक्चर में भी जो निवेश है वो करना चाहती है, यानी ये जो पावर और न्यूक्लियर एनर्जी का इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है ये पूरा निवेश करना चाहते हैं रोल्स रॉयस वाले, और उन्होंने क्लियर कर दिया है कि इसको लेकर भारत से लगातार जो बातचीत है वो चल रही है। कुल मिलाकर ये कदम भारत की आत्मनिर्भर रक्षा और हाईटेक एरो इंजन क्षमता को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और इंडियन एयरफोर्स के बीच में तेजस मार्क 1 अल्फा प्रोग्राम की देरी पर होने वाली जो महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक है वो अब टाल दी गई है। बैठक इसलिए टली क्योंकि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने तकनीकी और सर्टिफिकेशन समस्याओं पर जो अपडेटेड प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो इंडियन एयरफोर्स को नहीं दी है। इससे तेजस मार्क 1 अल्फा की पहली डिलीवरी में और डिले होने की आशंकाएं बढ़ गई हैं। मिसाइल फायरिंग ट्रायल्स पूरे होने बाकी हैं, रिपोर्ट्स ऐसा बताती हैं। इजरायली इल्टा ELM-2052 एसा रडार का इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम के साथ पूर्ण इंटीग्रेशन बाकी है और वेपन पैकेज का जो फाइनल वैलिडेशन है, ऐसा रिपोर्ट्स बताती हैं कि ये भी अभी अधूरा है। इंडियन एयरफोर्स को भी ये चिंता है कि HAL अगर अपनी इसी प्रकार से फेक टाइमलाइंस को प्रोजेक्ट करती रही और विमान ना दिए गए तो भारतीय वायुसेना जो लक्ष्य लेकर चल रही है 2040 का, शायद वो कभी पूरा नहीं होगा। और इसीलिए इस समय देश भर में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की जो लेट लतीफ़ी है उसको एक्नॉलेज करने और उस पर सख्त कदम उठाए जाने की जो मांग है वो की जा रही है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।